देखेंगे बेटा नॉर्मेलिटी। तो देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी की ही जैसी होती है। अगर हम वैसे देखें ना तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब मोलरिटी में भी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन नहीं देख रहे थे, पर देख रहे थे मोल्स ऑफ सोल्यूट। नॉर्मेलिटी में भी हम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में ही देख रहे हैं, पर हम देख रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। मतलब मोल्स की जगह हमें क्या निकालने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि मोल्स तो तुम्हें निकालने आते हैं। मोल्स तो कैसे निकालते हैं, मोल्स हम निकाल लेते हैं सिंपल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। भाई मोल्स तो देखो मैं तुमसे ना रिलेट करके करती हूँ, क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। मान लो बी के मोल्स निकालने हैं तो हम WB ओवर क्या कर देते हैं, MB कर देते हैं। पर अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं किसी भी कॉम्पोनेंट, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम इक्विवेलेंट्स बेटा हम निकालते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कैसे ये थोड़ा छोटा छोटा सा हो गया, थोड़ा इतना डिटेल में लिखते हैं बेटा कि ग्राम इक्विवेलेंट्स, देखो रिलेट करना दोनों को। और चलो मैं यहाँ ऐसे डिटेल में लिखती हूँ कि मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके, और ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करके। आप कहोगे कि मॉलिक्यूलर वेट तो हमें रहम आता है निकालना, कि भाई सबके हम एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते हैं, है ना, सिंपल एक फॉर्मूले में। बट हाउ कैन वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट सारा चक्कर डालता है, उससे थोड़ा हमारा ये समझने के लिए बढ़ जाएगा, है ना। बट जब एक बार क्लियर हो जाएगा फिर इसमें कुछ भी नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट बेटा अलग अलग स्पीशीज का ना अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करा जाता है। वैसे अगर हम इसको जनरली देखें कि होता क्या है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ये होता है कि किसी भी चीज की वो अमाउंट, वो वेट जो कि 8 पार्ट ऑफ, या मैं जैसे ग्राम में ही हम उसको लेके चल रहे हैं, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ किसी भी चीज का कितना वेट कंप्लीट रिएक्ट कर जाता है, तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। अब उसको हम ऐसे कैसे निकालें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सबका रिएक्शन हम ना हम कर करके देखेंगे। तो अलग अलग चीज़ों का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए अलग अलग छोटे छोटे फॉर्मूले, तो जो जिस चीज़ का तुम्हें आएगा तुम्हें उसके ही फॉर्मूले को पकड़ना है। तो मैं तुम्हें काफ़ियों का फॉर्मूले बता रही हूँ, जिसमें से जनरली तुम्हारे एसिड और बेस के ही फॉर्मूले यूज होंगे, बट फिर भी आ जाते हैं न्यूमेरिकल भी बेटा अलग चीज़ों के, तो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो हम पहले ये देखेंगे कि हम इक्विवेलेंट वेट, अगर हमारे पास जो स्पीशीज गिवन है, अब स्पीशीज मतलब वो तुम्हें कोई एसिड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, बेस के ऊपर भी आ सकता है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर आ सकता है, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर आ सकता है, किसी एलिमेंट का पूछा जा सकता है, किसी आयन का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों, किसी साल्ट का पूछा जा सकता है। तो इन अलग अलग चीज़ों का इक्विवेलेंट वेट निकालने के अलग अलग छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एसिड से, ठीक है, कि अगर किसी एसिड का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हाउ कैन वी फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट वेट। समझ रहे इक्विवेलेंट वेट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट्स क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैसे निकालते हैं, अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग तरीके से निकलता है। तो देखो बेटा कैसे कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम ऐसे निकालते हैं कि उसके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड इज डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी, उसकी बेसिसिटी से डिवाइड। आप कहोगे कि बेसिसिटी क्या होती है, एसिड्स क्या होते हैं, ध्यान करो हमने 11th में पढ़ा था। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन गिव H पॉजिटिव आयन, इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे HCl है, जैसे कि H2SO4 है, जैसे H3PO4 है। तो किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल पानी में घुलने पर कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस देता है, जैसे HCl कितने देगा, 1 देगा, 1 H है ना,
ऐसे H2SO4 कितने देगा? 2 देगा। H3PO4 कितने देगा? 3 देगा। तो किसी एसिड का एक मॉलिक्यूल आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर हाउ मच नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कैन इट गिव? तो वो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन उस पर्टिकुलर एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब जैसे कि भाई मान लो मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है H2SO4 का, इन सबको जोड़ो, इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे ना तो बेटा वो 98 आता है। और H2SO4 की कितनी है बेसिसिटी, कितनी है? 2। तो मैं 98 को 2 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो 49 उसका क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। आई बेटा बात समझ में? किसका? एसिड का। सेम ऐसे ही बेस का निकलता है। बेस का अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस को डिवाइड कर देते हैं एसिडिटी से। किससे डिवाइड करते हैं? एसिडिटी से। अब एसिडिटी क्या होती है कि एसिडिटी हमारी होती है, बेस क्या होती है बेटा? जो आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर गिव द OH नेगेटिव आयंस। तो कितने OH नेगेटिव आयन बेस का एक मॉलिक्यूल देता है? जैसे NH में कितने हैं? 1 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में देखो कितने हैं? 2 हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितने हैं? 3 हैं। तो कितने H पॉजिटिव आयन उसका एक मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व होने के बाद दे सकता है? तो वो उसकी क्या होती है? एसिडिटी। ठीक है, तो जब हम एसिडिटी से डिवाइड करेंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। जैसे NH का भी हमने देखा था, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 होता है ना, 40। और इसकी एसिडिटी कितनी है? 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना आ जाएगा? 40 ही आ जाएगा। अरे बेटा बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट। यहाँ एक बड़ी छोटी सी देखो जनरल सी बात है। जब देखो अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर है, वो कब बराबर आएगा? मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट कब बराबर आएगा? जब एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होगी? 1 होगी। जब उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर आ जाएगा तो ध्यान से सुनना बेटा, तो उसके मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मोल्स और इक्विवेलेंट वेट, मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का ही है। तो जिन जिन सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर होती है उन सब की मोलरिटी और नॉर्मेलिटी भी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है बेटा? अरे बेटा बात समझ में? तो नॉर्मेलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? बिल्कुल मोलरिटी की तरह। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ऊपर हम वेट ऑफ सॉल्यूट के लेंगे, नीचे पर क्या लेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इनटू 1000 और यहाँ पर वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। बिल्कुल मोलरिटी की तरह ही, बस सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या है? इक्विवेलेंट वेट। तो जिन जिन का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर है उन सब की मोलरिटी और नॉर्मेलिटी भी बराबर होती है। तो कई बार एक ही न्यूमेरिकल में मोलरिटी नॉर्मेलिटी दोनों पूछते हैं। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं? पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लगा के वो निकालेंगे, फिर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकाल के लगाएंगे। मतलब इसकी कोई नीड नहीं है। अगर क्वेश्चन आ रहा है NH प्योर मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पूछ रहा है तो सिंपल मोलरिटी निकालो और लिख दो कि एज इट्स एसिडिटी इज 1। ठीक है, समझ रहे हो? अरे एज इट इज अ मोनो एसिडिक बेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसकी एसिडिटी 1 होती है वो मोनो एसिडिक बेस होती है, जिसकी 2 होती है वो डाई एसिडिक बेसिस होती है। समझ रहे बेटा? तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन जैसे NH पर है या अगर एसिड है तो HCl पर है, HCl का भी तो देखो एक ही तो है बेसिसिटी, तो तुम लिख सकते हो इसको कि एज इट्स बेसिसिटी इज 1, एज इट्स एसिडिटी इज 1, सो इट्स नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इट्स मोलरिटी। तो वही आंसर लिख दो नॉर्मेलिटी के लिए। कोई पूरा फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करके करने की जरूरत नहीं है। और एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिड्स के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। सीधा निकाल दो यहाँ से। ऐसे ही बेसिस के लिए क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिडिटी। और अगर एसिड या बेस नहीं है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बस उनके मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट को यहाँ लिख दो, मोलरिटी निकाल कर यहाँ लिख दो। मोलरिटी निकालना आसान होता है, बच्चे निकाल लेते हैं जल्दी। तो नॉर्मेलिटी को फॉर्मूले से निकालने के बजाय सीधा ऐसे इस फॉर्मूले से ही हम किसी भी सब्सटेंस की नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इक्विवेलेंट वेट देखा कि एसिड का कैसे निकालते हैं और बेस का कैसे निकालते हैं। मेन इन्हीं की जरूरत पड़ेगी।
अब हम बाकी चीजों का भी देखें कि बाकी चीजों का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, बाकी जो चीजें होती हैं, जैसे कि भाई मान लो आ जाए किसी साल्ट पे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट हम किसी साल्ट का कैसे फाइंड आउट करें, वो ऐसे करते हैं बेटा, उसका भी ऊपर तो सबका ही मॉलिक्यूलर वेट रहेगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय उसमें कितनी टोटल पॉजिटिव वैलेंसी है। जैसे कि भाई मान लो MgCl2 का आ जाए, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेटल आयंस हैं उन सब पे +1 है, सेकंड ग्रुप के हैं +2 है, 13th ग्रुप के हैं तो +3 है। तो जनरली पता रहता है बच्चों को, ऐसे किसी इतने अननोन पर भी नहीं आता है। तो मैग्नीशियम का 2 होती है पॉजिटिव वैलेंसी, मतलब उस पूरे एक फॉर्मूले में टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है। जैसे Na2CO3 पर आ जाए तो एक सोडियम पर +1 होती है, पर है तो 2 सोडियम ना, तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो जो भी साल्ट का मॉलिक्यूलर वेट है उसको टोटल पॉजिटिव वैलेंसी उसके एक फॉर्मूले में कितनी होगी, ठीक है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ दैट साल्ट, है ना, एक तरीके से 1 यूनिट फॉर्मूला। अरे बेटा बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल उसके एक फॉर्मूला यूनिट में कितने टोटल नंबर ऑफ क्या होती हैं, पॉजिटिव वैलेंसी होती है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट को, तो दैट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, किसका, साल्ट का। ऐसे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम इक्विवेलेंट वेट बेटा देखो कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी ऐसे ही, ऊपर तो उसका हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, और नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेटा क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो उसके एक मॉलिक्यूल ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो वो उसका क्या होते हैं, मतलब उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय इट्स 1 मॉलिक्यूल, तो किसी ना किसी तरीके से गिवन होता है, इसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दें कि उसके एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो उसका होगा इक्विवेलेंट वेट। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो उसके एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ठीक है बेटा, तो वो उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस से हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। किसी आयन का कैसे निकालते हैं, अब जैसे कि भाई मान लो मुझे सल्फेट आयन का निकालना है, तो टोटल इसका फॉर्मूला वेट निकाल लेंगे पूरा, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन का, और उस पूरे टोटल आयन के ऊपर चार्ज कितना है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। जैसे किसी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, जैसे कि भाई मान लो ऑक्सीजन का निकालना है, तो उसके एटॉमिक मास को, एलिमेंट है तो फिर उसका एटॉमिक मास ही होगा ना, तो एटॉमिक मास को किसका, एलिमेंट का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है, तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसके एटॉमिक मास को हम डिवाइड कर देते हैं उसकी वैलेंसी से। जैसे ऑक्सीजन की हमें पता है कॉमन वैलेंसी ऑक्सीजन की क्या होती है, 2 होती है, नाइट्रोजन की क्या होती है, 3 होती है, फ्लोरीन की कितनी होती है, 1 होती है, सोडियम की 1 है। ध्यान करो जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लेते थे तब भी हमें ये चीज़ें पता थी कि फर्स्ट ग्रुप की 1 है, सेकंड ग्रुप की 2 है, ऑक्सीजन की 2 है, हाइड्रोजन की हम 1 रखते हैं, है ना, ऐसी जो 17 ग्रुप है उन सब की हम 1 रखते हैं। तो जिस भी एलिमेंट का वो इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है हम क्या कर देते हैं, उसके एटॉमिक मास को वैलेंसी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका क्या आ जाता है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। क्लियर बेटा, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट्स को निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट से ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स फॉर्मूला। तो एक टर्म में फॉर्मेलिटी छूटी है, फॉर्मेलिटी मोलैरिटी की ही तरह निकालते हैं, बस फर्क ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स हम देख रहे होते हैं, है ना, तो जब नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं तो हम क्या करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख रहे होते हैं, WB/MB। तो हम MB कहने की बजाय हम उसको फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं, क्योंकि तुम्हें मैंने पहले पिछले यूनिट में भी बताया कि अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने NaCl का मॉलिक्यूलर वेट रखा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के रूप में मिलते ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि उसके एक फॉर्मूला यूनिट का मास कितना है, निकलेगा वैसे ही बिल्कुल फाइंड आउट फॉर्मेलिटी मोलैरिटी की तरह होगी,
बट हम टर्म बदल देंगे, अगर आयनिक कंपाउंड है तो हम टर्म यूज कर देते हैं फॉर्मेलिटी एक्सप्रेस्ड बाय एफ, ठीक है। और लास्ट हमारा है पीपीएम। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, कि किसी भी मतलब पूरे सॉल्यूशन के अगर मैं कहूँ 10 की पावर 6 हिस्से में, ठीक है, मतलब मैं एक के बाद 6 जीरो लगा दूँ तो 1 मिलियन पार्ट्स सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है वो उसकी क्या होता है, पीपीएम होता है। तो जो सॉल्यूशंस मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस पीपीएम में करते हैं, ठीक है। तो पीपीएम भी हम कैसे निकालते हैं कि भाई ऊपर एक तरीके से मास ऑफ कंपोनेंट और नीचे टोटल मास ऑफ कंपोनेंट इनटू 10⁻⁶, या अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इनटू 10⁻⁶। तो इस तरीके से 10 की पावर 6 से गुना करके हम उसका पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं, चाहे वो वेट की टर्म में हो चाहे वो वॉल्यूम की टर्म में। तो दीज ऑल आर द टर्म्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बीच में छोटी छोटी मैंने कुछ और बातें लिखी थी, तो उनको अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।